दोस्तों, आज से हजारों साल पहले दुनिया पर बसने वाले इंसान इस बात पर यकीन रखते थे कि हमारी ये ज़मीन इस कायनात में नज़र आने वाली हर चीज़ से बड़ी है। और ये भी माना जाता था कि सूरज और बाकी तारे ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस पर सवाल खड़ा करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा सुना दी जाती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये सवाल उठाना गोया भगवान यानी खुदा को चैलेंज करना है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे साइंस ने जन्म लिया तो हमें मालूम हुआ कि आखिर हमारी जगह इस कायनात में कहाँ है। नाजरीन, आज आप अपनी सारी परेशानियां भुलाकर हमारे साथ सफ़र पर चलिए, जिसको हम अपनी ज़मीन से लेकर कायनात के आखिरी हिस्से तक तय करेंगे। तो चलिए इसका आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अर्श से करीबन 400 किलोमीटर ऊपर आने के बाद हमें कुछ ऐसा मंजर दिखाई देगा जहां पर इंटरनेशनल अर्थ स्पेस स्टेशन के गेट चक्कर लगा रहा है कि इंसानों का स्पेस पे बनाया गया सबसे बड़ा स्टेशन है, जिसे आपने हॉलीवुड में देखा होगा। ज़मीन से आने वाले रॉकेट्स को स्पेस में किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो ये इन्हें फ्यूल और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की करीबन 27,580 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ज़मीन के 24 घंटे में 16 चक्कर मुकम्मल कर लेता है। और अब हम लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। चांद से आपको ज़मीन का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। चांद के सरफेस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पिछली कई अरब सालों में इसने कई एस्ट्रॉयड्स की मार को झेला है। कहा जाता है कि अब से 4.5 अरब साल कबल ज़मीन से एक चांद जितना एस्ट्रॉयड टकराया था, और इस टक्कर से निकलने वाला मलबा आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर हमारी चांद की शक्ल में आ गया। ये जो कदमों के निशानात आप देख रहे हैं, ये नील आर्मस्ट्रांग और इनके साथी के हैं, जो 1969 में चांद के मिशन के लिए आए थे। और ये निशानात तब तक कायम रहेंगे जब तक चांद कायम है, और शायद हमारे खात्मे के बाद तक कायम रहें, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर मौजूद ही नहीं है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं ज़मीन के 61 किलोमीटर दूर मौजूद एक खतरों से बड़ी प्लैनेट पर, जिसका नाम वीनस कहा जाता है। कई अरबों साल पहले वीनस भी पानी में मौजूद हुआ करता था, और ये देखने में हमारे ज़मीन की तरह ही हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ पर मौजूद पानी भाप में बनता गया, जिससे एक अलग अलग तरह की ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुई, और आजकल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से बारिश हो रही है, मतलब तेजाब की बारिश। यहाँ सूरज की रोशनी आती तो है मगर वापस नहीं जा सकती, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए आपको इस सरफेस की सैर करवाते हैं। दोस्तों, बस ये जो हाल आप देख रहे हैं, शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा ही मंजर हमारी ज़मीन पर हो। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया तो बस फिर यही होगा हमारा फ्यूचर, जहाँ कुछ भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और अब हम लोग सूरज के सबसे करीब मौजूद प्लैनेट मरकरी पर आ चुके हैं, जो ज़मीन से 77 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ पर दिन को टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस मौजूद होता है, जबकि रात 1 डिग्री सेल्सियस पर गिर जाता है। और ये है सूरज, जो मरकरी से कुछ ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से सारे सोलर सिस्टम की प्लैनेट का एक अपना भी ऑर्बिट है, जिसकी ग्रेविटी से हमारा अर्थ और बाकी के प्लैनेट इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारी ज़मीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर पे मौजूद सितारा इतना बड़ा है कि जिसमें न जाने कितने लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। सूरज से निकलने वाली पट्टी इतनी बड़ी होती हैं कि इसके सरफेस से हज़ारों किलोमीटर तक ऊपर चली जाती हैं। इसके करीब आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि इसकी इतनी गर्माइश है कि कायनात की कोई भी चीज़ इसके करीब आते ही चंद माइक्रोवेव से ही पिघल जाती है। चलिए हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते ही उस प्लैनेट पर, जिसे लेकर वैज्ञानिक कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, यानी मार्स। जी हाँ, हम मार्स पर पहुंच चुके हैं। यहाँ की मिट्टी लाल रंग की है, जिसकी वजह से इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ज़मीन के बाद अगर किसी और प्लैनेट पर ज़िंदगी की उम्मीद लगाई जाए तो मार्स का नाम ही निकलकर सामने आएगा। कहा जाता है कि माजी पर यहाँ भी नदियाँ, समंदर और झीलें हुआ करती थीं। यही वजह है कि साइंटिस्ट फ्यूचर में यहाँ पर बस्तियाँ बसाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम मार्स पर आए हैं तो सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी चोटी ओलंपस मून्स को कैसे मिस कर सकते हैं। ये मार्स के सरफेस पर
मौलकीनों के नतीजे में आने वाला पहाड़ ज़मीन पर मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। और अब इससे आगे का सफ़र थोड़ा ख़तरनाक होने वाला है कि इससे आगे है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जहाँ कई चट्टानें सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही हैं। इस जगह पर इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं कि जिन पर आसानी से एक बड़ा शहर बसाया जा सकता है। ये सब एस्ट्रॉयड मिलकर एक प्लैनेट भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम की एक बहुत बड़ी पावर ने इन्हें रोके रखा है, और वो पावर थी जुपिटर। सूरज के सबसे बड़े प्लैनेट की ग्रेविटी ने इन्हें आपस में मर्ज नहीं होने दिया। आपने चंद बड़े और दर्जनों छोटे मॉइस के साथ जुपिटर एक अलग ही सोलर सिस्टम की तरह है। अगर बाकी प्लैनेट को मिला भी दिया जाए तब भी ये जुपिटर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा है कि अगर 65% मज़ीद बड़ा हो जाए तो ये सूरज की तरह एक अलग अलग सितारा बनकर सामने आएगा। जुपिटर के सरफेस में मौजूद ये रेड समुंदर्स एक बहुत बड़ा तूफान है जो कई हजार साल से चलता आ रहा है। ये डब्बा इतना बड़ा है कि इसमें 3 अर्थ समा सकते हैं। जुपिटर ज़मीन की तरह ठोस नहीं बल्कि गैस से भरा प्लैनेट है। अगर आप जुपिटर की इस सतह पर उतरेंगे तो इस पर खड़े नहीं हो सकते बल्कि इसके अंदर धंसते चले जाएंगे। और अब हमारी अगली मंजिल है सैटर्न। सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत सैटर्न प्लैनेट अपनी शाही छल्लों की वजह से जाना जाता है, जो इसकी सतह से लाखों किलोमीटर तक ऊपर फैला हुआ है। इस प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम का ताज ही माना जाता है। करीबन 62 चांद सैटर्न का सेकंड चक्कर लगा रहे हैं। इनमें टाइटस सबसे बड़ा और मशहूर चांद है। टाइटस का एक अपना एटमॉस्फेयर भी है और इसके सरफेस पर नदियाँ, समंदर और झील भी मौजूद हैं, जो पानी के नहीं बल्कि नेचुरल गैस के हैं। बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह नजर आने वाले इस चांद के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है कि कई अरब साल बाद सूरज रेड जायंट बन जाएगा। तब टाइटस एक हैबिटेबल जोन में होगा, यानी टाइटस उस वक्त रहने के काबिल में होगा। दोस्तों, हम बातों ही बातों में अपने घर से इतने दूर आ चुके हैं कि यहाँ से अर्थ कुछ ऐसे नजर आता है। इससे आगे है यूरेनस और नेपट्टून, जो हमारे अर्थ से कई बिलियन किलोमीटर दूर है। और यही वजह है कि इनकी खोज टेलीस्कोप इजाद होने के बाद ही मुमकिन हो पाई। और इन प्लैनेट से आगे है क्यूपर बेल्ट, जो पिछले एस्ट्रॉयड बेल्ट से कई 20 गुना चौड़ी और लगभग 200 गुना बड़ी है, जिसमें करोड़ों की तादाद में कॉमेट में से बर्फ और पत्थर भट्टी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। और हमारा प्लूटो इन्हीं में से एक है। और हम इंटरपेनिस्पेस में दाखिल हो चुके हैं, जहां एक चीज़ ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही है, और वो है विजुअस स्पेसग्राम। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये इंसानों की बनाई हुई एक ऐसी वाइड चीज़ है जो सोलर सिस्टम से बाहर जा चुकी है। ज़मीन से तकरीबन 19 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुके इस ग्राफ में हमारा सोलर सिस्टम के कई राजों के ऊपर से पर्दा उठा लिया है। स्पेस ग्राफ तकरीबन 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसके बारे में हम आगे मुकम्मल वीडियो पर बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम इतने दूर हैं कि यहाँ से सूरज एक छोटे से सितारे की तरह दिख रहा है। अर्थ पर सूरज की रोशनी तकरीबन 8 मिनट और 20 सेकंड की रोशनी पर पहुंची है, लेकिन यहाँ पर इसके जहाँ हम मौजूद हैं, इससे सूरज की रोशनी में पहुंचने में तकरीबन 1 साल लग जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने दूर आ चुके हैं। यहाँ पर अरबों की तादाद पर कमेंट्स इस बात को वाज़ेह करते हैं कि सूरज की ग्रेविटी भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, कमेंट्स का बहुत बड़ा बादल हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है, जिससे हम आउट क्लाउड कहते हैं। ये आउट क्लाउड ख़त्म होने के बाद सूरज की ग्रेविटी भी कमज़ोर पड़ जाती है, और अब हम जहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। हम यहाँ पर अपनी आँखों से कुछ नहीं देख सकते, इसलिए हमें यहाँ देखने के लिए इंफ्रारेड विजन की ज़रूरत पड़ेगी। देखने पर यहाँ आपको अरबों की तादाद में तारे नज़र आएंगे। वैसे तो हम बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन यूरेनस के मुकाबले में ये महज एक छोटा सा स्टेप है। लेकिन हम अपने करीबी सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, जिनका नाम अल्फा लेंटोरी है। यहाँ पर सूरज की किरणें 4 साल और 3 महीनों तक पहुँचती है। ऐसी सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी के नाम से जाना जाता है, जो अर्थ ही की तरह टेबल जोन में अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। दोस्तों, ऐसे ही अरबों तारे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं, जिनकी सैर करना तो दूर की बात, इन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में गिनना भी लगभग नामुमकिन है।
لہٰذا سفر کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ملکی وے گیلیکسی سے باہر چلتے ہیں۔ یہ ہماری ملکی وے گیلیکسی جس میں نہ جانے کتنے اربوں کی تعداد میں تارے موجود ہیں، جن میں سے ہمارے سورج بھی ایک ہے۔ اگر لائٹ بھی ہماری ملکی وے گیلیکسی کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹریول کر لے تو اس سے بھی 1,00,000 سے زیادہ سال لگ جائیں۔ اور اب ہم اپنی گیلیکسی کو چھوڑ کر گلیکٹرس اسپیس میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ہماری ملکی وے گیلیکسی کی طرح اربوں گیلیکسی موجود ہیں جن میں ہم اپنی گیلیکسی کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے۔ انہی گیلیکسی کے جوڑ کو ایک لوکل گروپ کہتے ہیں۔ یہ گروپ تقریباً 10 بلین لائٹ ایئرز پر پھیلا ہوا ہے۔ آگے بڑھنے پر ہم کئی ایسے لوکل گروپ دکھائی دیں گے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، لیکن ایسے ہی ہزاروں لوکل گروپ ملا کر ایک سپر گلیکسٹر بناتے ہیں۔ یہاں پر آ کر اپنا سولر سسٹم دور کی ہی بات بلکہ ملکی وے گیلیکسی کو بھی چھوڑیں، یہاں تو ہمارا لوکل گروپ بھی تنکے کے برابر نظر آ رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے سولر گلیکسٹر کتنا بڑا ہوگا، جو کہ 110 ملین لائٹ ایئرز پر پھیلا ہوا ہے، اور یہ بھی ہمارے یورینس کے سامنے ایک چھوٹے سے ڈاٹ کی مانند ہے، کیونکہ ایسے 1 کروڑ سپر کلسٹر ہمارے یورینس میں موجود ہیں، اور یہ ہم آبزرویبل یونیورس، کیونکہ اس سے آگے نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہی ہے ہماری پوری کائنات؟ کیا ایسے ہی ہم اپنی پوری یونیورس سمجھیں؟ تو دوستو، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ آبزرویبل یونیورس ہے، ہم اپنی پوری کائنات کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ سب اس کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری کائنات اس سے بھی بڑی ہو، لیکن فی الحال ہم اتنا ہی جان پائے ہیں۔ ہماری یونیورس اتنی بڑی ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ دوستو، سائنسدانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ ہماری یونیورس کے علاوہ وہ کئی اور یونیورس میں بھی ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں۔ تو دوستو، آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔